हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी की क्लास 9 की चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा विशाल देश है और आप ये भी जानते हैं और इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितनी जैव विविधता है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि हमारा देश भारत 12 जैव विविधता वालों देशों में से एक है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में 47,000 प्रकार की जातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में ये चौथे स्थान पर है। दोस्तों, अगर हम भारत के फूलों की बात करें तो भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का करीब 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि कहा जाएगा फर्न है, शैवाल है तथा कवक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे पानी की मछलियाँ, समुद्री जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इसको हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा हो और लंबे समय तक बनी रहे, इसको अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। और जो प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि हमारी फसलें, फल और बागान, तो ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो स्वयं उगती है, जिसमें मानव अपना हस्तक्षेप नहीं करते, ना उन्हें उगाते हैं और ना ही उन्हें काटते हैं। तो जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना पैदा होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षत वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वर्जिन वेजिटेशन। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको प्योरली इंडियन वेजिटेशन कहेंगे। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हुए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम एक्सोटिक प्लांट्स कहेंगे। वनस्पति जगत, जिसको हम इंग्लिश में फ्लोरा कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का क्या अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति, मतलब ये पेड़ पौधों के बारे में बताता है। इसी के साथ साथ अगर हम प्राणी जगत की बात करें तो प्राणी जगत, जिसको हम इंग्लिश में फौना कहते हैं, जानवरों के बारे में बताता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किन कारणों से है, आगे हम जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण जो है वो धरातल है, रिलीफ। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। सभी जगह एक जैसी वनस्पतियां नहीं हो सकती हैं। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ जो भूमि होती है वहाँ पर हमेशा कृषि की जाती है और उबड़ खाबड़ असमतल भूभाग पर जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं, जहाँ पर वन्य प्राणी जो हैं उनको अपना घर मिल जाता है, उनको वहाँ पर अपना आश्रय मिलता है। दोस्तों, धरातल पर भूभाग के साथ साथ मृदा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है, बेस है उसका। मरुस्थल की बलुई जो मृदा है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और पर्वत की ढलानों पर, जो कि गहरी मृदा की परत होती है जहाँ पर, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम मृदा के बाद बात करें तो जलवायु है बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर के बाद तापमान में गिरावट आती है, जो कि वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। इसके बाद बात हम करेंगे सूर्य के प्रकाश की। किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। अगर अधिक प्रकाश मिल रहा है तो वृक्ष जो हैं ग्रीष्म ऋतु में अधिक बढ़ते हैं।
आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश जिस तरह से वनस्पतियों को प्राप्त होता है उसी तरह से उनकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि जून से सितंबर तक होता है एवं पीछे हटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा वो सभी चीज़ें हमारी प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं। मतलब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी इन्हीं चीज़ों की वजह से है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन फॉरेस्ट में तरह तरह की वनस्पति है और उनमें तरह तरह के जीवों का निवास स्थल है। दोस्तों, आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है, आप इस मैप को बुक से देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार। तो वनस्पति के प्रकार जो हैं उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से बताने जा रही हूँ, डिस्क्राइब करके बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसको हिंदी में कहते हैं। ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष की ऊंचाई लगभग 60 मीटर या उससे अधिक होती है। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लताएं उगती हैं। इससे यह कई स्तरीय दिखता है। इन वनों में वृक्षों के पत्ते झड़ने का निश्चित समय नहीं होता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु जो हैं वो हैं हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण। यहाँ उगने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष जो हैं उनका नाम है एबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। फ्रेंड्स, अब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद जानेंगे मानसून फॉरेस्ट के बारे में। और मानसून फॉरेस्ट को हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट। मॉइस्ट फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं आर्द्र वन और ड्राई फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं शुष्क वन। तो पहले मैं आपको मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगी। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद, झारखंड, पश्चिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत इन वनों के अन्य व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। आगे मैं बताती हूँ आपको ड्राई फॉरेस्ट के बारे में। शुष्क वन, ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों बिहार और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों में विस्तृत क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन वनों में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो हैं शेर, बाघ, सुअर, हिरण और हाथी। मॉनसून फॉरेस्ट के बाद हम जानेंगे थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। इस क्षेत्र में 70% से कम वर्षा होती है। ये जहाँ पर पाए जाते हैं ये वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है, यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ उगने वाले पादप प्रजातियाँ जो है वो है खजूर, अक्सिया और यूफोरेबिया और नागफनी जिसको कैक्टस बोलते हैं, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों में बिखरे वृक्ष होते हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं वो नमी अवशोषित करने के लिए ज़मीन की गहराई तक फैली होती हैं। पत्ते मोटे और छोटे होते हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो सके। इन जंगलों में पाए जाने वाले जीव जो हैं वो हैं खरगोश, चूहा और लोमड़ी, भेड़िए, शेर, बाघ और जंगली गधा, घोड़े और ऊँट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। यहाँ पर 1000 से 2000 की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं।
अधिक ऊंचाई पर सामान्यतः समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर वन एवं घास के मैदान के स्थान पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूट और चीड़, पाइन और बर्च इन वनों की प्रमुख वृक्ष हैं। और बात करें ऊंचाई की तो यहाँ पर मांस, लिचन और घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। और इन वनों में पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो चित्रा हिरण, जंगली भेड़ और खरगोश आदि हैं। दोस्तों अभी हमने सदाबहार वन, मानसून वन, कटीले वन और पर्वतीय वनों के बारे में जान लिया है। दोस्तों अब हम जानेंगे मैंग्रोव वन के बारे में। मैंग्रोव वन जो है ये वन तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वार भाटा आते रहते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव वन की प्रजाति जो वनस्पति है, ये पौधों की जड़ें इनकी जो होती है वो पानी में डूबी रहती है। गंगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा ऐसी वनस्पति से ढके रहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी मिलती है। इन वनों में उगने वाले कुछ वृक्ष ताड़, नारियल, क्योड़ा एवं एंगार है। रॉयल बंगाल टाइगर इन वनों का प्रसिद्ध जानवर है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवर जैसे कि सांप, कछुए और मगरमच्छ हैं। दोस्तों अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है कि भारत में प्रायः औषधि के लिए जो प्रयोग, मेडिसिन के लिए प्रयोग होने वाले पेड़ पौधे या पादप हैं वो क्या है? सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बाबुल, नीम और तुलसी पादप और कचनार। इसी के साथ साथ भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी वनस्पति संपत्ति से धनी है। यहाँ पर जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 1,200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। यह विश्व का कुल जो है 13% है। यहाँ मछलियों की जो प्रजातियाँ हैं वो करीब 2,500 है जो कि विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 to 8% तक के उभयचरी सरीसृप, स्नेक्स वगैरह तथा स्तनधारी जीव मैमल्स जिनको कहते हैं पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जीवों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। आपको दोस्तों भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां पर शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात का गिर जंगल है। मध्य प्रदेश बाघ तथा झारखंड के वनों तथा पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जिनमें मोर, बत्तख, तोता मैना, सारस तथा कबूतर कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं जो कि देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों तथा फलों तथा वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है तथा उनका संरक्षण बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है लालची व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए ये अत्यधिक शिकार करते हैं। रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है। भारत देश में पादप तथा जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तरांचल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। सन 1992 के से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण योजनाएं बनाई गई हैं जो पारिस्थितिक संतुलन को संतुलित रखने के लिए बनाई गई हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 49 पक्षी आश्रय स्थल हैं और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कंटिन्यू प्लीज़ हमारे सब्सक्रिप्शन को बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नूपुर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।